हे संविधान निर्माण केलं आणि वेगळा विचार दिला, ते बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमा त्रिवार वंदन करून आज या इथे आमचे मोठे बंधू बाळासाहेब आंबेडकर यांचा वाढदिवस आहे आणि त्याबद्दल त्यांना मी वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देतो, त्यांच्या प्रति मंगल मैत्री कामना करतो. आणि या इथे उपस्थित असणारे आज खास दिल्लीवरून आलेल्या ह्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे दिलीप मंडल, त्याचबरोबर राजीवजी खांडेकर, नीरज गायवान, आमदार कपिल पाटील, त्याचबरोबर माझ्या आधी आत्ता भाषण केलेल्या रेखाताई ठाकूर, भीमराव आंबेडकर, अशोक सोनवणे आणि खरं म्हणजे प्रबुद्ध भारत मीडिया हाऊस यांनी जो हा अत्यंत सुंदर असा हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे, त्याचे ज्यांनी आणि त्या कार्यक्रमाचा प्रसार केला जीत रत्न पटाईत आणि ज्यांनी संपादक मंडळाचं मनोगत व्यक्त केलं ते जयदेवजी डोळे, त्याचबरोबर या इथे असणारे शमीबा पाटील ज्या अत्यंत सुंदर असं सूत्रसंचालन करत आहेत, त्याचबरोबर राजचंद्र मयाळू आणि आपण सर्व बाळासाहेबांच्या प्रेमापोटी आलेले सर्व लोक आज खरं म्हणजे आज हा जो पुस्तक प्रकाशनाचा सोहळा 17 ते 22 पर्यंत बाळासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेली जे संपादकीय आहे प्रबुद्ध भारताचं, त्याबद्दलचा हा सोहळा आहे. खरं म्हणजे या एकंदरीत या संपादकीय पुस्तकामध्ये एक लक्षात येतं की या त्यावेळेस जी जी परिस्थिती त्यावरती लिहिलेलं हे एक प्रकारचं संपादित केलेलं वक्तव्य आहे आणि खऱ्या अर्थाने बाबासाहेबांच्या विचारावरती प्रबुद्ध भारत कसा चालावा हे अत्यंत सुंदर असं उदाहरण या संपादकीयमधून मिळत आहे. की आज आपण पाहतो की देशामध्ये जी काही वृत्तपत्र आहेत किंवा इतर काही मीडिया आहेत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरे, हे शेटजींच्या इशाऱ्यावरती चालतात, पत्रकारिता त्या पद्धतीने चाललेली आहे. अशा वेळेला कुठेतरी एक वेगळ्या विचाराचं आणि बाबासाहेबांच्या विचारावरती चालणारं एखादं वैचारिक मॅगझिन असावं ही आंबेडकरी चळवळीची प्रचंड अपेक्षा आहे आणि त्यामुळे प्रबुद्ध भारत ते समर्पणे करत आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही असं मला वाटतं. आणि त्यासाठीच आज या इथे आपण सर्वजण जमलेलो आहोत आणि मला माहिती आहे की अनेक जणांच्या ह्याच्यामध्ये पाठीमागे हात आहेत. आज आमच्या म्हणजे बाळासाहेब आंबेडकरांचं राजकारण जर आपण पाहिलं तर 45 वर्ष होत आहेत. आमचे वडील भैयासाहेब आंबेडकर वारल्यानंतर मीराताई आंबेडकरांनी भारतीय बौद्ध महासभेची कमान सांभाळली आणि त्यानंतर भारतीय बौद्ध महासभेमधून बाळासाहेब आंबेडकर हळूहळू पुढे आले आणि त्यानंतर त्यांचं राजकारण चालू झालं. आज त्याला जवळजवळ 45 वर्ष झालेत आणि त्या सर्व एकंदरीत या संपूर्ण प्रयत्नामधून पूर्णपणे आज एक महाराष्ट्रातला खंदा राजकीय नेता म्हणून बाळासाहेब आंबेडकरांकडे बघितलं जातं. फक्त राजकारणात वाकेन पण बोलणार नाही अशी त्याची भूमिका असल्यामुळे अर्थात ती त्यांची भूमिका असते आणि त्यामुळं आज एक वेगळ्या प्रकारचं व्यक्तिमत्व म्हणून महाराष्ट्राला ते सर्व परिचित आहेत. आणि याच कार्यक्रमाला खऱ्या अर्थाने मी पाहतो की आज जरी हे प्रबुद्ध भारत मीडिया हाऊस अत्यंत सुंदर आणि अत्यंत तरुण मुलांचं आहे, एकेकाळी मी पण सुद्धा प्रबुद्ध भारताचे 2-3 अंक 90-91 काढलेले आहेत आणि मला माहिती आहे त्याच्यामध्ये 6 डिसेंबरला आम्ही काढायचो, 14 एप्रिलला काढायचो, 10,000 प्रति आणि प्रबुद्ध भारत म्हटलं हातोहात त्या संपायच्या. आणि प्रबुद्ध भारताला एक वेगळा वाचक वर्ग आहे, बाबासाहेबांना मानणारा एक वर्ग आहे जो काही म्हणजे तुम्ही प्रबुद्ध भारत म्हटलं की तो घेणारा असा वर्ग आहे आणि त्यामुळं या वर्गाची आपण जी काळजी करताय त्याबद्दल मी बाळासाहेब आंबेडकरांना खऱ्या अर्थानं मनपूर्वक धन्यवाद देतोय. आणि प्रबुद्ध भारत असंच चालू राहावं आणि आंबेडकरी विचाराचा डोलारा हा अशाच पद्धतीने प्रबुद्ध भारताने सांभाळावा असं हे प्रबुद्ध भारत मीडिया हाऊसच्या सर्व कार्यकर्त्यांना आणि खास करून प्रबुद्ध भारत मीडिया हाऊसच्या पाठीमागे असणाऱ्या आमच्या वहिनी अंजलीताई आणि आमच्या पुतण्या सुजात आंबेडकर याला सुद्धा मी धन्यवाद देतो. आणि परत एकदा बाळासाहेब आंबेडकरांच्या या वाढदिवसानिमित्त त्यांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. आज प्रकाशलता बाळासाहेब आंबेडकरांचा वाढदिवस
आणि वाढदिवसाला त्यांना हार्दिक हार्दिक अशा शुभेच्छा देतो. मनोकामना करतो की गेल्या 40 वर्षापासून महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये, देशाच्या राजकारणामध्ये ज्यांनी योगदान दिलं आणि योगदानाबरोबर समाजकारण या महाराष्ट्रामध्ये घडावं म्हणून प्रबुद्ध भारताचं पुन्हा एकदा प्रकाशन सुरू केलं 2017 पासून. पण आपल्याला सांगू इच्छितो की प्रबुद्ध भारत हा अनेक वर्षापासून म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पासून हा प्रबुद्ध भारत सुरू झाला आणि तो सातत्याने हा प्रकाशित होत होता. आंबेडकर भवनाच्या बुद्धभूषण प्रिंटिंग प्रेसमधून आणि त्यावेळेला भैयासाहेब आंबेडकर हे त्याचे संपादक होते, प्रिंटर होते, मालक होते आणि त्यांच्या माध्यमातून अनेक वर्ष हा चालत होता. काही वर्ष खंडित झाला, परंतु 90 मध्ये पुन्हा एकदा सुरुवात ह्याची झाली आणि ती शेवटपर्यंत टिकली. 2010 पुन्हा बंद होऊन तो पुन्हा एकदा 14 सुरू झाला, 17 सुरू झाला आणि आता प्रयत्न असा राहणार आहे की येणाऱ्या काळामध्ये हा प्रबुद्ध भारत बंद होऊ नये. हे सामान्य माणसाचं हे मुखप्रस्तक आहे, वंचिताचा आवाज उठवणारं हे पत्रक आहे की ज्याचं सर्क्युलेशन हे 40,000चं सर्क्युलेशन आहे. कारण ह्या अंकाची प्रिंटिंग, ह्याचं अंकाचं वितरण हे आंबेडकर भवनामधून माझ्या माध्यमातून होतं. एका बाजूला बाळासाहेब आंबेडकर राजकीय पक्ष चालवत आहेत, दुसऱ्या बाजूला संपादक प्रबुद्ध भारताचे आहेत. अनेक जबाबदाऱ्या आल्यामुळे जी गती मिळायला पाहिजे होती ती थोडी कमी झालेली आहे. परंतु मी शुभेच्छा देतो येणाऱ्या काळामध्ये की राजकीय पक्षाला आणि प्रबुद्ध भारताला पुन्हा एकदा गतवैभव प्राप्त करून देईल. हा पक्ष महाराष्ट्रामध्ये नाही तर देश पातळीवरती नेण्याचा मी प्रयत्न करेन असं आश्वासन देतो. पुन्हा एकदा बाळासाहेब आंबेडकरांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. मी आज वक्ता नाही, शुभेच्छा देण्यासाठी उभा आहे. पुन्हा आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो. मोठ्या संख्येने आपण इथे उपस्थित झालात. आपली अत्यंत याच्यामध्ये काम केलेले असणारे जयदेवजी डोळे, उपस्थित मित्र, जे सुचत गेलं ते लिहित गेलो. मी नेहमी म्हणत असतो की आयुष्यातला विचारांचा फंडा हा जर क्लिअर असेल तर मग कुठलाही प्रश्न समजून घ्यायला आणि त्याच्याच बरोबर त्याची सोडवणूक करायला याला वेळ लागत नाही. मी हिंदी मराठी दोन्हीही वापर करेन कारण का दिलीपजी आणि त्याच्याच बरोबर असतात निरंजन यांना सर मराठी कठीण जाईल असं मला वाटतंय. अगर किसी वक्त आपके प्रिंसिपल्स, आपके फंडास जो है और उसकी क्लैरिटी आपके पास है तो आप उस परिस्थिति को आईने की तरह देख सकते हो. और आईने में जब कुछ दिखाई देता है तो शायद मेरे ख्याल से उसमें जो गलतियां हैं वो भी दिखाई देती है, जो सच्चाई है वो भी दिखाई देती है, जो बदलाव करना है वो भी दिखाई देता है, कुछ वैसे रखना वो भी आपको दिखाई देता है. मैं ये मान के चलता हूं कि
जहां अध्ययन हुआ, वहां इस बात की एक जरूरत थी कि हम लोग अपनी लाइफ की प्रिंसिपल जो है वो तय कर लें, जो बुनियादी है वो हम लोग उसको तय कर लें। और बुनियादी बातें जब तय हो जाती है, बुनियादी प्रिंसिपल जब तय हो जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपकी सोचने का तरीका उसी तरीके से आगे बढ़ते जाता है, उस पर बढ़ोतरी हो जाती है, और उसी से जो है वो आपकी और आपका नजरिया भी चीजों को देखने की, सोचने की एक विचारधारा बना देता है। मैं इसी बात को लेके ये कहूंगा कि हम लोग हमेशा सत्ता की राजनीति करते हैं, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि सत्ता ये बात की बात है। समाज के अंदर बदलाव आया तो समाज के अंदर बदलाव जो है वो राजनीति में आईने की तरह दिखाई देता है। राजनीति एक आईना है, लेकिन जब तक समाज के अंदर बदलाव नहीं है तब तक आईने में कोई शक्ल दिखाई नहीं देगी। शक्ल बनानी होती है, और जब तक शक्ल नहीं बनती तब तक मेरे ख्याल से कुछ दिखाई नहीं देता। इतिहास, जैसे मंडल जी ने कहा कि बीत चुका है, उससे सिर्फ हम सीख सकते हैं, उसको दोहरा नहीं सकते। अगर दोहराने की बात कही तो हो सकता है कि गलत हो जाएगा, क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी है। और ऐसे वक्त में हम अपना रिलेवेंस जो है, वजूद जो है, उसको हम किस तरह से बरकरार रखेंगे, उसको बनाए रखेंगे। यह हकीकत है, इस बात को भी सही है कि जिन्होंने पब्लिक स्कूल की सीढ़ियों से अपना अध्ययन किया, और एक मुकाम हासिल कर दिया, आज वही वक्त और वही व्यक्ति इस पब्लिक सीढ़ियों को काटने निकला। उसने सीढ़ियां तो काट ली, लेकिन दोबारा उसके सामने हकीकत आ चुकी है। अब जरूरत है कि उसके सामने हकीकत दिखाने की जरूरत है। डिमांड एंड सप्लाई की एक थ्योरी चलती है। कब डिमांड की जरूरत ज्यादा होती है, कभी सप्लाई की जरूरत ज्यादा होती है, तो परिणाम होते रहता है। उसी तरह आज की इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपने आप को फाइनेंशियल सिक्योर करना, ये हर व्यक्ति किसी की जरूरत हो चुकी है। और जिस बात की मंडल जी ने यहां पे कहा कि ईडब्ल्यू के रिजर्वेशन के माध्यम से दूसरा रिजर्वेशन के ऊपर असर होगा, क्या असर जरूर होगा, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन जो वर्ग इस आरक्षण के
मुद्दे को लेके चिंतित है, डरा हुआ है, समाया हुआ है। आज दोबारा उसी वर्ग को परिणाम की शक्ल दिखाना जरूरी है। क्या हो सकता है ये दिखाने की जरूरत है। और फिर ये जो बिगड़ा हुआ माहौल हम लोग को दिखाई देता है, जैसे अभी दिखाई दिया, दंगों की राजनीति करने की कोशिश हुई। देश भर में दंगा होगा ऐसे हर कोई कह रहा था, लेकिन 2 साल के कोविड ने हर किसी की आर्थिक परिस्थिति इतनी कमजोर करवा दी कि उसमें ध्यान आ गया कि अगर मैं इसमें गिर जाऊंगा तो और मेरी परिस्थिति कमजोर हो जाएगी। और एक तरीके से उसने दंगों की राजनीति से अपने आप को अलग रखा और शांति की ओर एक पहलू उसने आगे बढ़ा दिया। ये एक बदलाव की बात है। इसको हम लोग ने गौर से सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। और इसी वर्ग को मैं कहता हूं कि हम लोग किस तरह से आगे ले जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। ऑल्टरनेटिव क्या है? थियोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव क्या है? सोशल क्या है? इकोनॉमिकल क्या है? हम लोग बाबा साहब की बात जरूरत करते हैं। मैं 90 का किस्सा बताऊं। प्राइवेटाइजेशन की बात हुई तो लोगों ने हमसे कहा कि नहीं, ये आरक्षण पर असर होगा। तो मैंने कहा असर वैसे भी होना है। और मैंने उनसे पूछा आप क्या चाहते हो? बोले आरक्षण रहना चाहिए। तो मैंने कहा आरक्षण रहना चाहिए, तो मैंने कहा आप इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हो? बोले नहीं। फिर मैंने कहा आपका देखने का जो आईना है ये बहुत छोटा है। वी और मी, जिसको कपिल ने अच्छी तरह से आप लोगों को बताया, मैंने आप मी किस बात करते हो? अगर मैंने कहा आपको आरक्षण रोकना है, बचाना है, तो आपको वी की बात करनी होगी। और वी की बात करने वक्त मैंने कहा आपके पास एक अच्छा बड़ा मौका मिला था, चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त। एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पेमेंट पे हम लोग डिफॉल्ट कर चुके थे, लेकिन मैंने कहा पब्लिक सेक्टर बड़ा था, इसलिए दुनिया का घावा हम पर हुआ नहीं आर्थिक दृष्टिकोण से। इकोनॉमी तुम्हारी स्ट्रांग है, और स्ट्रांग क्यों है उसकी वजह यह है कि आज सरकार के पास प्राइवेट सेक्टर्स के 10 गुना बड़ा पब्लिक सेक्टर है। मैंने कहा इसको ये हाईलाइट करना जरूरी है कि भैया एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा कभी भी हो सकता है। और मैंने कहा इसके लिए सरकार ने यही कहना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर बचना चाहिए। मैंने कहा पब्लिक सेक्टर बच गया तो आरक्षण बच गया। आप आरक्षण बचाओ तो इस मांग को लेने के बजाय पब्लिक सेक्टर अगर बचता है तो आर्थिक दृष्टिकोण से इस देश को हम लोग बचा सकते हैं। ये लाइन हम लोग लेना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी हम लोग वी ना बन सके, आ ही बन चुके हैं। और यही सबसे बड़ी कमजोरी है, ऐसा मैं मान के चलता हूं आज के वक्त में, कि धार्मिक शक्तियां जो है वो बढ़ रही है। उसकी वजह वही है। हम लोग सामूहिक तौर से विचार नहीं कर रहे हैं।
जो मुझे सिखाने आते, समझाने आते, सजेस्ट करने आते, तो मैं उनसे सुनने के बाद एक सवाल करता हूं, भैया पिछले 5 साल में आपने कुछ किया क्या? बोले नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा कैसे नहीं किया? आपने बहुत कुछ किया। तो बोले हमने क्या किया? मैंने कहा आपने अपने बाल बच्चों को, बीवी को अच्छे तरीके से देखा है। हाँ बोले ये तो किया है, लेकिन मैंने कहा उसके बाहर आपने क्या किया? बोले कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ अपनी निजी जिंदगी बिता रहे हो, सामूहिक जिंदगी जो है, सोशल जिंदगी जो है, उस सोशल जिंदगी को आपने निग्लेक्ट किया हुआ है। वो जब तक आपकी जरूरतें पूरी कर सकती है उसको निग्लेक्ट किया है, और इसलिए आप जो है वो आपको असुरक्षित महसूस करते हैं। हम लोग जब तक ये वी की जिंदगी के लिए आगे नहीं बढ़ते, तब तक मैं समझता हूं कि कोई सिस्टम इस देश में बनी रहेगी, ऐसा विश्वास हम लोग नहीं कर सकते। ये जरूरत है कि बाबा साहब के नाम से और बाबा साहब के विचारों पर कई लोगों की श्रद्धा बढ़ चुकी है। दोहरा नहीं है, उसमें गलत है ऐसा मैं नहीं मानता हूं, लेकिन उसके साथ साथ एक और भी चाहत बढ़ रही है। अपनी पहचान, एक इंडियननेस की पहचान, और इस इंडियननेस की पहचान को जो है वो एक धार्मिक कलर आ चुका है, और वो इसको हिंदुत्व का नाम दिया गया है। एक तरफ हम लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब आगे बढ़ रहे हैं, ये बात सही है। दूसरी तरफ जो है ये आइडेंटिफिकेशन की जो बात आ रही है, उस आइडेंटिफिकेशन की भी बात आगे बढ़ चल रही है। जीतेगा कौन? जीतेगा वही कि जो विचारधारा से जुड़ा हुआ है। जीतेगा वही कि जो अपने विचारधाराओं का प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है। हर अम्बेडकरवादी ने अपने आप में पूछना चाहिए कि मैं किस बाबा साहब के विचारों का पिछले 5 साल में मैंने प्रचार किया है। जो कोई मानवतावादी है वो मानवतावादी इस सवाल का जवाब दे कि मैंने किस मानवता के एंगल का प्रचार किया हुआ है। उसका जवाब यही आता है कि मैंने प्रचार किया नहीं है। अब आपने अगर प्रचार नहीं किया है तो जिसका प्रचार चल रहा है उसी के पीछे लोग जाएंगे, उसी के साथ जुड़ जाएंगे। इसलिए सत्ता की राजनीति चलती रहती है, उसमें कोई दोहरा नहीं, उसमें कोई गलत है ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन विचारों की राजनीति और उस विचारों के राजनीति का प्रतिनिधि आंखों के सामने देखना और दिखाना, ये दोनों जरूरत है। और ये जब तक दिखाई देगा तब तक मैं समझता हूं कि यहां जिस बात को बाबा साहब ने कहा था, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन जो है, उस रेवोल्यूशन को हम लोग चलाते रहेंगे। जिस दिन हमारा रेवोल्यूशन रुक जाएगा उस दिन काउंटर रेवोल्यूशन जो है, बाबा साहब भी कहते थे कि हमेशा जीत जाता है। उसी चक्कर में हम लोग फंसे हुए हैं, उसी चक्कर पर हम लोग खड़े हुए हैं। और इसलिए इस मौके पर मैं आपको आग्रह करूंगा कि दार्शनिक रूप से आपकी विचारधारा और आपके विचारधारा की पार्टी की पहचान और उसकी असलियत वोटों से जब तक नहीं दिखाई देती तब तक आप बच नहीं पाओगे। बचने का वही एक रास्ता डेमोक्रेसी में बचा हुआ है, क्योंकि एक विचारधारा की कितने परसेंटेज इस देश में है वो दिखाई देता है, और वही परसेंटेज जो है वो यहां की
पूरी व्यवस्था को कंट्रोल करता है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। आप लोगों ने जो आदर सत्कार किया, जो एक तरीके का प्रेम दिखाया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद हूं, आभारी हूं। जय भीम।